नमस्कार। मैं करुणेंद्र मिश्रा आपके अपने चैनल टेक विद ऑल इन वन में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि इस समय संपूर्ण देश अध्यात्म के साथ ही राजनीति में आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि हृदय से अध्यात्म का पालन करने वाले ही देश पर राज करेंगे और केवल घंटा हिलाने वाले और मंदिर में यात्रा करने वाले हाशिए पर ही रहेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती हैं जहाँ नारायण जी निवास करते हैं। और इस समय सरकार भी वहीं पे आगे की लोकसभा चुनाव के बाद बनेगी। अब आपको हम बता दें कि सरकार क्यों बनेगी और किस तरह से बनेगी। आप देख रहे हैं कि हम लोग रायबरेली से हैं और जीवन पर्यंत कांग्रेस को ही वोट करते आ रहे हैं और यहाँ पर जो कुछ भी विकास है वो कांग्रेस की ही देन है और आज तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नीतिकार हैं और जो भी सलाहकार हैं जो कि पार्टी हाईकमान को सलाह दे रहे हैं, उनकी सब सलाहें उल्टी पड़ती जा रही हैं। अभी हम लोगों ने काफ़ी वर्षों से केवल यही सुन रखा था कि सोनिया गांधी जी बीमार चल रही हैं। अब बीमार व्यक्ति को रेस्ट करने की ज़रूरत थी और बीमारी के बाद आप बैकडोर वे से राज्यसभा से सांसद बनने जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप रायबरेली से अगर प्रियंका को लाती हैं वो भी जीत जाएंगी, राहुल भी जीत ही जाएंगे कहीं न कहीं से। तो इस तरह से आपका परिवार तो बच जाएगा। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर मोदी जी संपूर्ण देश में फिर परिवारवाद का ज़बरदस्त मुद्दा बनाएंगे और इसका परिणाम होगा कि अपने परिवार की 3 सीटें कांग्रेस बचाने के दांव में 33 सीटें पूरे देश में हारेगी। और सरकार कहाँ बनेगी आप स्वयं गणित लगा लीजिए। तो जब आप सही चालें ही नहीं चलेंगे तो कभी नहीं आपको विजय मिलेगी। अब आते हैं, आए दिन हम देखते हैं ईवीएम पर लोग ठीकरा फोड़ते रहते हैं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर 10,000 रुपये जुर्माना किया है और उसके बाद 50,000 जुर्माना किया है। कोई भी व्यक्ति जो है उसको हैक नहीं कर पा रहा है। लेकिन जहाँ ही कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी चुनाव हारती है तुरंत ईवीएम पर शुरू हो जाती है। अब ईवीएम को बैलेट में लाने के लिए भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वह बुद्धि विवेक कोई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। अब जैसे हम रायबरेली का उदाहरण लें, पिछला चुनाव सोनिया गांधी जी 1.5 लाख के आसपास से जीती। इसके पहले बहुत लंबे अंतर से जीतती थी, 5 लाख तक पार कर जाती थी। तो यहाँ पर सोनिया गांधी जी को एक त्याग करने की ज़रूरत थी। जो त्याग की प्रतिमूर्ति कही जाती हैं, तो ये एक त्याग करने की ज़रूरत थी कि वह इस मामले को लेकर के न्यायालयों में जाती और इस बात की याचिका दायर करती कि मेरी जीत का अंतर जो है वो ये कम आया है क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है और हम ईवीएम की वोटिंग को नहीं मानते हैं, हमारा चुनाव बैलेट से होना चाहिए। इस तरीके से अगर बहुत सारे पार्टियों के लोग स्वयं न्यायालय जीतने के बाद जो है गुहार लगाएं तो बैलेट से भी चुनाव हो सकता है और माननीय न्यायालय भी कंसीडर कर सकती है। तो केवल चिल्लाने से नहीं होता है। रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उन्होंने भारत के संविधान में जो भी विसंगतियां व्याप्त हैं उनको सुधारने की तरफ वो अग्रसर हैं और निश्चित रूप से सुधारते हुए आगे बढ़ भी रहे हैं। अब आप कहीं भी मामले को ले लीजिए। अब बिहार में 75% आप आरक्षण करने की बात कर रहे हैं। देश में आप बता रहे हो राहुल जी कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ा देंगे। अरे आप 100% आरक्षण दे दीजिए, तब भी गरीब आदमी को कहाँ लाभ मिल रहा है।
अंबेडकर जी की वह कहावत कि राजा का ही लड़का राजा होगा कहाँ चरितार्थ हो रही है। आज आरक्षण का समस्त लाभ वह लोग पा रहे हैं जो अमीर हैं। अगर कोई SC ST OBC का IS हो गया तो उसी के लड़के को आरक्षण मिल रहा है। तो इन विसंगतियों का लाभ गांव वालों को कहाँ मिल रहा है। 75% गाँव में निवास करने वाला SC ST OBC बमुश्किल, आप देख लीजिए हमारा ही गांव है जो कि भीरा गोविंदपुर ऐतिहासिक ग्राम कहा जाता है, भीरा पासी वहाँ का रहा है और हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर बमुश्किल आज दहाई का अंक नहीं पहुँच पा रहा आंकड़ा पूरे बारापुरवा में कि SC को कोई ठीक ठाक जॉब मिली हो, कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी में, कभी रेलवे में हो गया, कोई कहीं हो गया। तो ये स्थिति है आरक्षण के लाभ की। तो आप आरक्षण के दायरे को बढ़ा देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आज मोदी जी ने वही काम किया है कि आज देश का हर नागरिक किसी न किसी योजना का लाभार्थी है, चाहे वो न्यूनतम ही हो। तो इसलिए उनकी सरकार को पलटना इतना आसान काम नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार।